हेलो जी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ और अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के बारे में। इससे पहले हम इन कंपनियों के ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं जिसमें हमने बजाज हाउसिंग फाइनेंस, आवास और कैनफिन होम्स के बारे में बात करी थी। अब हम आगे आने वाले 2 से 3 वीडियो में इस पूरे के पूरे सेक्टर को खत्म करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमारे पास कुछ 12 से 13 अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं। इन सबको हम कवर करने की कोशिश करने वाले हैं। अब इससे होगा क्या कि एक तो हमें सारी की सारी कंपनीज का पर्सपेक्टिव मिल जाएगा कि भाई एक एक्स वाई जेड कोई कंपनी है तो वो किस रेट पे ग्रो कर रही है, उसका रिलेटिव वैल्यूएशन कितना है, उसका रिलेटिव ग्रोथ कितना है। क्योंकि देखो हमारे ब्रॉड पैरामीटर्स तो सेम ही रहने वाले हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री 20% पे ग्रो कर रही है, जो आज के दिन हमारा अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस का जो एवरेज ग्रोथ रेट आ रहा है, जो इंडस्ट्री का ग्रोथ रेट आ रहा है, वो 20% के आसपास का आ रहा है, 20, 21, 22% के आसपास का आ रहा है। तो हमें ये पता चल जाएगा कि क्या हमारी कंपनी इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है। अगर इंडस्ट्री एवरेज से बेहतर परफॉर्म कर रही है तो क्या वो इंडस्ट्री लीडिंग कंपनी है, क्या उसका पेस ऑफ लोन बुक ग्रोथ फास्टेस्ट है, क्या उसकी एसेट क्वालिटी उतनी ही अच्छी है, क्या वो रिलेटिवली सस्ते वैल्यूएशन पे उपलब्ध है, क्या ये सारी चीजों के ऊपर हमें क्लैरिटी आगे आने वाली वीडियोस में देखने को मिलने वाली है। अब आज के इस वीडियो में हम 2 कंपनी कवर करने वाले हैं। एक कंपनी है हमारे पास होम फर्स्ट फाइनेंस और दूसरी है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। और ये उन कंपनीज में से है जो थोड़ा-सा अच्छा रिजल्ट लेके आती हैं, अबव एवरेज रिजल्ट लेके आती हैं, इंडस्ट्री लीडरशिप की तरफ जाती हैं। अब ये हम क्यों बोल पा रहे हैं? क्योंकि दोनों का ही अगर आप रेट ऑफ लोन बुक ग्रोथ देखोगे ना, ये इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है और हमें ऐसी ही कंपनी पसंद आती है कि एटलीस्ट आप जो ओवरऑल इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उससे ज्यादा रेट पे ग्रो करो और कोशिश करो कि आप फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर इन द मार्केट बन जाओ। उसके बावजूद भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर आपकी लोन बुक सबसे ज्यादा पेज पे बढ़ रही है तो आप सबसे अच्छी कंपनी हो गए। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि भाई आपका वैल्यूएशन कितना आ रहा है, आपकी एसेट क्वालिटी किस तरफ जा रही है। कहीं पता चले आप अपनी लोन बुक तो बढ़ाए जा रहे हो बट आपकी एसेट क्वालिटी नीचे से अंडरलाइन स्ट्रेंथ खत्म हो गई है, तो वो चीज भी हमें देखना पड़ेगा। तो इन सारी चीजों को हम इस वाले वीडियो में इन 2 कंपनी के लिए कवर करने वाले हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस के बारे में। मार्केट कैप के साथ अगर शुरुआत करें तो लगभग लगभग 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का कंपनी है। अब इसमें एक और चीज समझनी पड़ेगी। देखो अगर आप देखने जाओ 10-12 हजार रुपए एक बड़ा मार्केट कैप बनने लग जाता है। अब यहां से आपको स्केल करने में धीरे धीरे प्रॉब्लम्स आने लग जाती हैं। तो अगर आप 10-12 हजार करोड़ रुपए के मार्केट कैप पे पहुंच गए तो इसका मतलब आपका अच्छा खासा एयूएम भी हो गया है। अब उस बड़े बेस के एयूएम के ऊपर ग्रोथ लाना डिफिकल्ट बन जाता है। बट अगर उसके बावजूद आप इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हो, इंडस्ट्री लीडरशिप पोजीशन अपनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप एक बेहतर कंपनी की कैटेगरी में पहुंच ही जाते हो। अगर हम इनके एयूएम ग्रोथ के बारे में बात करें तो 31% के आसपास का एयूएम ग्रोथ आया ऑन अ वाई वाई लेवल। और अगर हम और अगर हम बात करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल के बारे में तो 6.4% के आसपास का वहां पर ग्रोथ देखने को मिला। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे थोड़ा सा स्लगिशनेस देखने को मिल रही है। अब वो कैसे कैलकुलेट कर रहा है? क्योंकि देखो अगर आप 6.4% को 4 क्वार्टर होते हैं साल में तो आप देखोगे तो 27-28% के आसपास का ग्रोथ आ रहा है कंपाउंडेड। अगर हम ग्रोथ देखने जाए तो 28 वर्सेस 31 थोड़ा सा हमें रिडक्शन देखने को मिला है। उतना क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ग्रोथ नहीं आ पाया बट इस चीज को आप दरकिनार कर सकते हो कि भाई हो सकता है इस क्वार्टर में कोई प्रॉब्लम्स आई हो, आगे आने वाले क्वार्टर में वो चीज कंपनसेट हो जाए बाय लार्जर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो ठीक है, आप वाई वाई लेवल पे इंडस्ट्री एवरेज से बहुत ज्यादा रेट पे ग्रो कर रहे हो, आप एक अभी तो अच्छी पोजीशन बना के चल रहे हो, यहां तक हमें ये चीज समझ में आ रही है। अगर हम डिसबर्समेंट ग्रोथ के बारे में बात करें तो 15.5% के आसपास का हमें डिसबर्समेंट में ग्रोथ देखने को मिला, while the PAT grew 25% and at a AUM size of 12,700 करोड़, 12,700 करोड़ रुपए का AUM हो गया। अब देखो 2 चीजें, अगर आप देखो बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो देश का सबसे बड़ा हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, उसके पास सबसे बड़ा लोन बुक है। उसके पास करीबन 1,10,000 करोड़ रुपए के आसपास का लोन बुक है। वो अपनी लोन बुक को 26% के आसपास में बढ़ा रहा है और उसके पास कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ अफोर्डेबल लोन्स एज वेल एज आपके प्राइम कैटेगरी लोन्स। अच्छा पहले एक तो इस चीज को समझ लेते हैं कि भाई अफोर्डेबल क्या होता है और प्राइम क्या होता है। तो अगर आप किसी भी कस्टमर को होम लोन दे रहे हो बिटवीन द टिकट साइज ऑफ 5 लाख टू 15 लाख, मैक्स टू मैक्स 20 लाख रुपीज, तो 5 से लेके 20 लाख का ये जो फिगर है ना, ये आते हैं हमारे अफोर्डेबल होम लोन वाली कैटेगरी में।
इससे जो ऊपर वाले लोन्स हैं वो आ जाते हैं आपकी प्राइम वाली कैटेगरी में कि भाई आपने किसी को 1 करोड़ रुपए का होम लोन दे दिया तो वो प्राइम कैटेगरी का कस्टमर है, उस पे आपको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, आपका स्प्रेड कम बनेगा। तो ये जो अफोर्डेबल वाली कंपनियां होती है ना, ये उन कस्टमर को कैटर करने की कोशिश करती हैं जो एक तो टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में रह रहे हो। सेकंड चीज, जिनके पास कोई डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम ना हो। मतलब डायरेक्ट सोर्स ऑफ इनकम से मेरा मतलब है कि उनके पास कोई सैलरीड कस्टमर ना हो कि भाई वो आईसीआईसीआई बैंक में वो ब्रांच मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर की सैलरी आ रही है, तो हम होम फर्स्ट फाइनेंस जाके उसको लोन नहीं देगा। होम फर्स्ट फाइनेंस जाके लोन देगा एक दुकानदार को, होम फर्स्ट फाइनेंस जाके एक लोन देगा ऑटो रिक्शा चलाने वाले को, होम फर्स्ट फाइनेंस जाके एक लोन देगा सपोज ट्रक चलाने वाले को। तो इस कैटेगरी के लोगों को ये लोग केटर करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो जिनके पास 700-800 का सिविल स्कोर है, कोई ऑलरेडी और डॉक्यूमेंटेशन है, उनके लिए तो बड़ी बैंक्स बैठी हैं। उनको तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक लोन दे देगा, नहीं देगा कोई स्मॉल फाइनेंस बैंक लोन दे देगा। तो ये जो हमारी अफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, इनका यूएसपी यही है कि एक तो ये थोड़े छोटे शहरों में जाके अपने लोन्स को टारगेट करने की कोशिश करते हैं, टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में जाके टारगेट करते हैं। सेकंड चीज क्या है, ये लोग उस कैटेगरी के लोगों को देने की कोशिश करते हैं जो थोड़े से बैंक वाले कतराते हैं कि भाई आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, आपके पास हमारे जितना हम यील्ड पे लोन दे पाते हैं उतने डॉक्यूमेंटेशन आपके पास नहीं है, तो आप हमारे से लोन नहीं ले सकते। तो वो आता है होम फर्स्ट फाइनेंस के पास और वो वहां से लोन लेके जाता है। और इनका टिकट साइज कम रखने का पॉइंट यही है कि भाई अगर हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्क वाला लोन दे रहे हैं तो एटलीस्ट हम अपने प्रिंसिपल अमाउंट को डिवाइड करते हैं कि भाई अगर आज होम फर्स्ट फाइनेंस को 100 करोड़ रुपए का लोन देना है, तो 100 करोड़ रुपए का लोन अगर वो 10-10 करोड़ रुपए का लोन 10 आदमी को दे देगा तो उसका रिस्क बढ़ जाएगा। वो अपने रिस्क को डिवाइड करना चाहते हैं, तो इसलिए एकदम छोटा लोन देता है कि आप 5 लाख रुपए पकड़ो, आप 10 लाख रुपए पकड़ो, आप 15 लाख रुपए पकड़ो, और ऐसे करके अपने रिस्क को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा है। ये चीज तो हमें समझ में आ गई। चलिए, अगर हम अगर हम इनकी प्रेजेंस के बारे में बात करें तो 13 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है विद 155 ब्रांचेस एंड 361 टच पॉइंट्स। अगर आप देखने जाओ, सबसे ज्यादा प्रेजेंस गुजरात में 29% के साथ, 14% पे आता है महाराष्ट्र और 13% पे आता है तमिलनाडु। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ ज्योग्राफिक एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा है कि देखो, आइडियली एक कंपनी के साथ जिसके साथ हम एसोसिएट होने की कोशिश करते हैं, जिसके हम शेयर होल्डर बनते हैं, हम शेयर होल्डर इसीलिए बनते हैं कि इस कंपनी की आगे ग्रोथ बहुत अच्छी होने वाली है और उस ग्रोथ का हमें फायदा मिलना चाहिए। तो जो कंपनी आज 13 स्टेट में प्रेजेंस है, 13 स्टेट से वो 31-32% के आसपास का एयूएम ग्रोथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर दो तरीके से इनको फायदा हो रहा है कि भाई जो आपके एग्जिस्टिंग 13 स्टेट्स हैं, आप उसमें और डीपर पेनिट्रेशन कर सकते हो, आप उसमें और ज्यादा ब्रांचेस खोल सकते हो, और ज्यादा टच पॉइंट्स खोल सकते हो, वहां से और ज्यादा लोन जनरेट करवा सकते हो। सेकंड, आपके पास एडवांटेज क्या है कि हमारा देश बहुत बड़ा है, 28-29 स्टेट्स है हमारे पास, 29 स्टेट्स में से आज आपके पास 13 स्टेट्स में प्रेजेंस है, मतलब आप 50% स्टेट्स में भी नहीं पहुंचे हो। तो आपके पास एक नए स्टेट में एंट्री मार के वहां पर अपना पेनिट्रेशन बढ़ा के वहां से एकदम ग्रोथ लाने का भी मौका है। तो आइडियली हमारे पास एक ऐसा ही कंपनी होना चाहिए जो आज 5-6-7 स्टेट, 10 स्टेट में प्रेजेंस हो, वहां पर भी एकदम ग्रोथ तगड़ा आ रहा हो और नए ज्योग्राफी अनटैप्ड हो और वहां जाके भी वो लोग ग्रोथ कर पाए। तो ये चीज समझ में आती है और ये चीज यहाँ पर हमें फुलफिल होती हुई देखने को मिल रही है कि रूम फॉर ज्योग्राफिक एक्सपेंशन भी बहुत ज्यादा है और जो करंट ज्योग्राफीज में प्रेजेंस है वहां पर भी बहुत तगड़ा ग्रोथ आ रहा है। तो दोनों ही चीजें यहाँ पर बहुत सही चल रही है। अगर हम इनका लोन बुक सेगमेंटेशन देखने जाए तो 84% तो लोन्स आता है हमारे हाउसिंग लोन, 15% आर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी और 1% लोन आते हैं हमारे शॉप्स वाले, जो ये थोड़े एमएसएमई बिजनेसेस को देने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, वो एक बहुत नेग्लिजिबल पोर्शन ऑफ द ओवरऑल लोन बुक है। मेजर पार्ट तो वही है कि आपको घर बनाने के लिए लोन देता है, नहीं तो आपको अपनी जमीन पर लोन दे देते हैं या अपने मकान पे लोन दे देते हैं कि अगर आपको कोई रिकंस्ट्रक्शन लोन हो कि भाई मैंने टॉप अप लिया कि आप मेरे को मेरे मकान के ऊपर एक फ्लोर और चढ़ाना है, तो मेरे एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी को एज कोलैटरल लेके वो मेरे को और लोन कर देता है। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। अच्छा जी, अगर अब इनके थोड़े फाइनेंशियल मैट्रिक्स के बारे में बात करें कि भाई आपका स्प्रेड कैसा रहा, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कैसे रही, यील्ड कैसे रहे, तो मोर और लेस सारी ही चीजें स्टेबल रही। अब ये तीन टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। यील्ड क्या होता है? यील्ड वो परसेंटेज है या वो इंटरेस्ट अमाउंट है जो आप सामने वाले अपने कस्टमर से चार्ज करते हो। तो सपोज मैं होम फर्स्ट फाइनेंस के कस्टमर बना और होम फर्स्ट फाइनेंस ने मेरे को 10% की इंटरेस्ट रेट पे होम लोन दे दिया 10 लाख रुपए का। तो ये जो 10% इंटरेस्ट रेट है दैट इज द यील्ड फॉर होम फर्स्ट फाइनेंस। उसके बाद आ जाता है हमारा कॉस्ट ऑफ बोरोइंग।
अब आप एक एनबीएफसी कंपनी हो, आपको कहीं ना कहीं से पैसा उठाना पड़ेगा, आपके पास कोई करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट है नहीं, तो आपके लिए कुछ सोर्सेज ऑफ फंड्स हैं, जैसे कोई बड़ा बैंक हो गया कि भाई आपने एचडीएफसी बैंक के साथ टाई अप किया, वहां से आपको पैसा मिला, या आपने एनएचबी से लोन उठा लिया, जो नेशनल हाउसिंग बोर्ड है हमारा, वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को फंडिंग प्रोवाइड करता है जिससे वो आगे चल के लोन दे दें। तो एनएचबी आपको फ्री में पैसा थोड़ी दे रहा है, वो भी तो कुछ इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है, सपोज 3%, 4%, 5% वो चार्ज कर रहा है। तो 5% जो एनएचबी चार्ज कर रहा है, ऐसे क्यूमुलेटिव सारे जितने भी आपने पैसा उठाया है उसका एवरेज जो इंटरेस्ट बना, सपोज 5% के आसपास का बना, तो 5% इज योर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग। तो हमारे पास दो फिगर आ गए, एक हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ बोरिंग, एक हमारे पास आ गया यील्ड। कॉस्ट ऑफ बोरिंग मतलब जितना पैसा आपको चुकाना है, और यील्ड हो गया जितना पैसा आप कस्टमर से ले रहे हो। अब इसके बीच का जो डिफरेंस है वो बना स्प्रेड। इतनी है आपकी कमाई कि 10% आपने कस्टमर से लिया, 5% में आपको पैसा मिल रहा था, बीच का 5% आप बना रहे हो, वो आपका मार्जिन है, उसी में आपकी कमाई है। अब उस कमाई के अंदर से आपको काफी सारी चीजें निकालनी पड़ती हैं, आपको आपके एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी पड़ती है, आपको आपके ब्रांच की रेंट निकालना पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट निकालनी पड़ती है, आपको और 50 खर्चे होते हैं एक बैंक के, एक एनबीएफसी के, वो आपको उनमें से निकालना होता है। तो जो भी कमाई होगी वो आपकी 5% में से होगी। तो ये चीज हमें समझना पड़ेगा। तो हमेशा इंक्रीजिंग स्प्रेड फॉर अ एनबीएफसी, फॉर अ बैंक, फॉर एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इज अ गुड पार्ट। और यहाँ पर हमें कोई भी ज्यादा चेंज आता हुआ देखने को मिला नहीं है, यहाँ पर भी कोई तकलीफ वाली बात नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल्स पे था। यहाँ पर हम एक चीज जरूर देख सकते हैं कि बाकी एनबीएफसी कंपनी में हमें कॉस्ट ऑफ बोरोइंग थोड़ा सा नीचे जाता हुआ देखने को मिला था, वो चीज यहाँ पर नहीं हो रही है। बट हो सकता है यहाँ पर थोड़ा सा डिले हो, कि आपका जो आपने बोर्डिंग्स ले रखी है वो फिक्स्ड वर्सेस फ्लोटिंग का फर्क हो, इसकी वजह से थोड़ा बहुत फर्क आ सकता है, बट कोई बहुत ज्यादा चिंताजनक विषय नहीं है यहाँ पर। अभी तक तो सारी चीजें ठीक ही चल रही हैं। चलिए, उसके बाद अगर हम इनके बात करें थोड़ी सी एसेट क्वालिटी की, तो एसेट क्वालिटी भी इनकी बहुत बढ़िया है, एसेट क्वालिटी अच्छे लेवल्स पे मेंटेन्ड है। इनकी एसेट क्वालिटी में अगर हम देखने जाएं, ग्रॉस एनपीए एट 1.7%, नेट एनपीए एट 1.3%, और अगर इनका लेवरेज देखने जाएं तो इनका लेवरेज बढ़ रहा है। अब ये लेवरेज का कॉन्सेप्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज आरओई। आरओई कितनी जनरेट कर पा रहे हो, और उस आरओई के ऊपर आप ग्रोथ कितना जनरेट कर पा रहे हो। तो आपका जो आरओई का नंबर है वो ऊपर जाना चाहिए, एंड आरओई इज नथिंग बट आरओए इनटू लेवरेज। और अब आरओए को अगर हम डाइसेक्ट करने जाए तो हमें पता चलेगा आरओए है जो आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, दैट इज डेट प्लस इक्विटी। तो अगर आपका प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपका आरओए बढ़ेगा, अगर आपका लेवरेज बढ़ेगा तो आपका आरओई बढ़ेगा। तो आपको दोनों लीवर चलाना है, आपको अपना आरओए भी ऊपर लेके जाना है, आपको अपना लेवरेज भी ऊपर लेके जाना है। तो अगर आपके दोनों लीवर ऊपर चल रहे हैं तो आपका आरओई बहुत तगड़ी तरीके से, बहुत ज्यादा पेस पे ऊपर जाएगा, और जो हम एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से चाहते हैं। और यहाँ पर हमें वो चीज होती भी देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। इनका आरओई बढ़ा और अब 17% के आसपास पे पहुंच गया है, और इनका आरओए 3.5% के आसपास पे पहुंच गया है, यहाँ पर भी कोई तकलीफ नहीं है। अब एक और चीज यहाँ पर हमें देखने वाली ये है कि इन्होंने अभी कुछ टाइम पहले एक क्यूआईपी किया था। क्यूआईपी का मतलब हो गया, इन्होंने अपनी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट करी थी। अब ये कंपनी अपनी शेयर होल्डिंग डाइल्यूट कर रहा है, ये एक अच्छी चीज है। अब ये कैसे अच्छा है कि आपने अपना जो फंड है उसको इंक्रीज किया, अब आप और ज्यादा बोरिंग कर पाओगे। एक तो क्या होता है, जब आप क्यूआईपी करते हो ना, क्यूआईपी में आपको ऑलमोस्ट जो पैसा मिलता है उसके ऊपर आपको कोई इंटरेस्ट तो चार्ज होता नहीं, तो आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग थोड़ी सी नीचे आ जाती है, और उसके बदले आपकी शेयर होल्डिंग थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है। तो देखो फर्क कहां पड़ेगा, अगर आप फॉर्मूले के टर्म्स में देखोगे तो आपके आरओए में इफेक्ट आएगा, कि आरओए आपका नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट, टोटल एसेट इज डेट प्लस इक्विटी। अब आपका इक्विटी वाला पोर्शन बढ़ गया क्योंकि आपने इक्विटी डाइल्यूशन कर दिया, तो इसलिए जो आपका आरओए का फिगर है वो थोड़ा सा नीचे आएगा, बट उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप महंगे दाम पे क्यूआईपी कर रहे हो, आप 4.5 टाइम्स 5 टाइम प्राइस टू बुक पे क्यूआईपी कर रहे हो। अभी सेम केस था बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1 टाइम प्राइस टू बुक पे, 1.2 टाइम प्राइस टू बुक पे अपना इक्विटी डाइल्यूट कर रहा है। वो शेयर होल्डर के लिए डिस्ट्रक्टिव है। यहाँ पर ये अच्छा है शेयर होल्डर के लिए कि आप महंगे दाम पे अपनी इक्विटी बेच पा रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ शो कर रहे हो। वहीं अगर आप 1 टाइम या 1 टाइम के आसपास या उससे नीचे अगर आप अपना इक्विटी डाइल्यूट करते हो, तो जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है ना उसको उसकी फटकी पड़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी परसेंटेज इक्विटी शेयर होल्डिंग कम हो रही है। क्योंकि एंड ऑफ द डे शेयर होल्डर ईपीएस से कमाता है, कि आप एक शेयर होल्डर हो तो अर्निंग पर शेयर जितना बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी कमाई बढ़ेगी, और इक्विटी डाइल्यूशन से जो आपका परसेंटेज शेयर होल्डिंग है वो नीचे जा रहा है। तो अगर कंपनी अपने प्रॉफिट 12% या 15% या 20% से बढ़ा रही है, तो जरूरी नहीं है कि आपका ईपीएस भी 20% से बढ़ेगा।
अगर उस कंपनी ने इक्विटी को डाइल्यूट कर दिया तो आपका ईपीएस शायद 15% से बढ़े, जबकि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 25% का आ रहा है। तो ये चीज समझनी पड़ेगी। इसलिए महंगे दामों पे क्यूआईपी इज अ गुड डील, बजाय कि अगर आप सस्ते दामों पे कर। तो ये चीज हमें समझ में आ गई। यहाँ पर ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है, महंगे दाम पे अपना शेयर ओपन मार्केट में लेके आ रहे हैं, क्यूआईपी कर रहे हैं, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा जी, चलिए अब फाइनली नंबर्स देख लेते हैं थोड़े से। अगर हम देखने जाए, इनके टोटल इनकम वेंट अप बाय 31%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप 28%, पैट वाज अप 25% ओवर वाई लेवल, और हमें जो क्रेडिट कॉस्ट है उसके ऊपर भी इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ओवर क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो ठीक है, यहाँ तक तो रिजल्ट कोई किसी भी पैरामीटर पे हम ये नहीं बोल सकते कि यार यहाँ पर आप और इंप्रूव कर सकते थे या यहाँ पर आपने कमी छोड़ दी। अभी तक तो पूरा रिजल्ट ठीक ही लग रहा है। अगर हम सोनली होम फर्स्ट फाइनेंस का रिजल्ट देखें, अभी हम इंडस्ट्री से कंपेयर नहीं कर रहे। इंडस्ट्री से अगर कंपेयर करें तो ठीक है, आपने एयूएम ग्रोथ ज्यादा लेके आए, अच्छी बात है। आपका डिस्बर्समेंट ग्रोथ ठीक ठाक था, कोई बहुत एस्ट्रोनॉमिकली अच्छा नहीं था। आपकी एसेट क्वालिटी मेंटेन रही, आप अच्छे दामों पे क्यूआईपी कर पा रहे हो, आप आरओई बढ़ा पा रहे हो। तो जो 3 4 5 आपके मेन पिलर हैं उस पर आप एक्सेल कर रहे हो, वहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए जी, अब आ जाते हैं हम अपनी दूसरी कंपनी की तरफ। दूसरी कंपनी का नाम है इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस। अगर इनके मार्केट कैप के बारे में बात करें तो इनका मार्केट कैप है रफली रफली 9,500 करोड़ रुपए के आसपास का, मोर और लेस सिमिलर से मार्केट कैप है। 15-20% से ज्यादा का इन दोनों कंपनी में फर्क है। अगर हम इनके एवीएम ग्रोथ के बारे में बात करें, 35% का एवीएम ग्रोथ आया वाई लेवल पे, 7% का आया क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे। और अगर आप एवीएम साइज के बारे में बात करो तो 8,200 करोड़ रुपए के आसपास का एवीएम है। तो ये कंपनी होम फर्स्ट फाइनेंशियल ज्यादा रेट पे बढ़ रही है, ज्यादा अच्छा ग्रोथ रेट डिलीवर कर रही है, और उसका बेस भी छोटा है। तो देखो, अगर हम ये आइडिया लगाएं कि यार होम फर्स्ट का बेस बड़ा है इसलिए उसका थोड़ा सा रेट ऑफ ग्रोथ कम है, तो वो इलॉजिकल होगा। क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे मेरे को चाहिए ग्रोथ। आप चाहे 1 लाख करोड़ के ईवीएम पे ग्रोथ लाके दो, चाहे 1,000 करोड़ रुपए के ईवीएम पे ग्रोथ लाके दो, अगर आपका ग्रोथ ज्यादा है ना तभी मैं पैसा बना पाऊंगा। मेरे को बेस से मतलब नहीं है, बेस आपकी प्रॉब्लम है। तो अगर जो होम फर्स्ट फाइनेंस है वो 11,000 करोड़ रुपए का बेस उनको परेशान कर रहा है, तो वो होम फर्स्ट का प्रॉब्लम है, मेरा एज अ शेयर होल्डर प्रॉब्लम नहीं है। मैं होम फर्स्ट को बेचूंगा, मैं किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो जाऊंगा जिसका इररेस्पेक्टिव ऑफ द बेस ग्रोथ ज्यादा अच्छा है। मेरे को बेस लाइन से कोई मतलब नहीं है, आपका एयूएम साइज कितना भी हो, मेरे को उस एयूएम के ऊपर आप ग्रोथ कितना ला रहे हो वो मैटर करता है। तो यहाँ पर होम फर्स्ट फाइनेंस को ये कंपनी बीट करता हुआ देखने को मिल रहा है, जो ऑब्वियसली एक अच्छा साइन है। अगर आप इंडस्ट्री लीडरशिप पोजीशन बना रहे हो तो एक बहुत ही बढ़िया बात है। चलिए, ये चीज भी हमने समझ में आ गई। इनका डिस्बर्समेंट ग्रोथ देखें, 25% के आसपास का यहाँ पर डिस्बर्समेंट का ग्रोथ है, वो भी होम फर्स्ट फाइनेंस से अच्छा है। अगर पैट ग्रोथ के बारे में बात करें, 39% के आसपास का पैट का ग्रोथ है। तो यहाँ पर ऑपरेटिंग लेवरेज भी देखने को मिल रहा है। देखो, होम फर्स्ट फाइनेंस का 31% का ईवीएम ग्रोथ था, पैट ग्रोथ 25% का ही था, क्योंकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो क्रेडिट कॉस्ट सुधरा था, बट वाई लेवल पे बिगड़ गया था। इसकी वजह से वो उनका ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं आ पा रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका ईवीएम 35% से बढ़ रहा है, आपका पैट 39% से बढ़ जा रहा है। तो एंड ऑफ द डे ईपीएस में ज्यादा ग्रोथ मिल पा रहा है। तो ये एक और अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। चलिए जी, अगर हम अगर हम इनके थोड़े से कैटेगरी के बारे में बात करें कि भाई ये किस कैटेगरी कस्टमर को लोन देने की कोशिश करता है, तो वही ये टियर 2, टियर 3, टियर 4 सिटीज में जाके फर्स्ट टाइम होम बायर्स को लोन देने का कोशिश करते हैं। चलिए, और अगर इनके एक इन्होंने और पैरामीटर बताया कि हम सिर्फ और सिर्फ लो इनकम कैटेगरी के ग्रुप वालों को भी लोन देने की कोशिश करते हैं, जिनका एनुअल इनकम, फैमिली एनुअल इनकम इज बिटवीन द टिकट साइज ऑफ 3 लाख टू 6 लाख, 3 से 6 लाख कमाने वाली परिवार को ही ये लोग लोन देने का काम करता है। अगर हम इनकी एसेट क्वालिटी के बारे में बात करें, बहुत बढ़िया इनकी भी एसेट क्वालिटी, यहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका ग्रॉस एनपीए तो अभी भी इंप्रूव ही कर रहा है, इनका ग्रॉस एनपीए इंप्रूव करके पहुंच गया 1% के आसपास का, और इनका नेट एनपीए इंप्रूव करके पहुंच गया 0.8% के आसपास का। और इनकी डीपीडी बकेट, जो 30+ डीपीडी बकेट है, वहां पर भी हमें इंप्रूवमेंट ही देखने को मिला विद कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ 100%। तो एकदम पिक्चर परफेक्ट है। जो अगर हम कहें कि एक नुस्खा हम निकाल पाए होम फर्स्ट फाइनेंस में कि भाई आपकी एसेट क्वालिटी वॉज स्टेबल, इंप्रूव नहीं करी थी, यहाँ पर वो चीज भी हो गई। यहाँ पर हमें इंप्रूवमेंट भी देखने को मिला, हमारी डीपीडी बकेट्स भी अच्छी हैं, कलेक्शन एफिशिएंसी भी अच्छी है, जो ट्रेंड है नेट एनपीए का, ग्रॉस एनपीए का, वो भी सही डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर तो एकदम सब कुछ पिक्चर परफेक्ट हो रहा है। उसके बाद अगर हम इनकी कॉस्ट ऑफ बोरोइंग के बारे में बात करें, वो नीचे घट गया, जो हमें होम फर्स्ट फाइनेंस में स्टेबल होता हुआ देखने को मिला था कि भाई ना घट रहा है ना बढ़ रहा है, यहाँ पर वो अच्छा हुआ कंपनी के लिए, वो कम हो गया कि जिस
ब्याज पे जिस इंटरेस्ट रेट पे कंपनी बोरो कर रही है दैट इज गॉन डाउन। तो एंड ऑफ द डे क्या होगा, अगर यील्ड कांस्टेंट रह गए, आपकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग नीचे चली गई, तो जो आप स्प्रेड बना रहे थे, जो आपकी कमाई हो रही थी, वो बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर भी ये चीज हमें अच्छी देखने को मिल रही है। चलिए, यील्ड यहाँ पर स्टेबल रहे, और अगर हम बात करें इसी वजह से स्प्रेड थोड़ा सा इंप्रूव हो गया। अगर हम इनके प्रेजेंस के बारे में बात करें, जोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में बात करें, तो 15 स्टेट्स में इनका प्रेजेंस है, विथ 31% कॉन्ट्रीब्यूशन कमिंग फ्रॉम राजस्थान, 16% महाराष्ट्र और 11% मध्य प्रदेश। तो देखो, दोनों की दोनों काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है अपनी टॉप 3 4 5 स्टेट्स के अंदर, और उसके बावजूद भी अच्छा ग्रोथ लेके आ रही है। कुछ 14 15 स्टेट्स में ही दोनों का प्रेजेंस है। तो दोनों के अंदर ही हमें जोग्राफिक एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है, करंट ज्योग्राफी में भी एयूएम एक्सपेंशन का बहुत स्कोप है। तो मतलब स्कोप की कमी नहीं है। ऐसा नहीं है कि बाजार में इनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी बहुत है। अब उस अपॉर्चुनिटी पे आप कैपिटलाइज कैसे कर सकते हो, वो चीज हमें आइडेंटिफाई करनी। अच्छा जी, अगर हम इनके एयूएम सेगमेंटेशन के बारे में बात करें, तो 43% आर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, 57% आर हाउसिंग लोन, और 60, और इसमें से अगर हम देखने जाएं तो 67% है ऑन बुक लोन्स, और जो बचे हुए 33% है वो ऑफ बुक एयूएम के थ्रू आता है। और ऑफ बुक एयूएम क्या होता है कि आप किसी एक बड़े बैंक के साथ मिलकर लेंडिंग करते हो। तो सपोज इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस कोलैबोरेट विथ एचडीएफसी बैंक। तो सपोज मैं इनका एक कस्टमर बन गया, मैंने कहा कि यार मेरे को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए। तो जो इंडिया शेल्टर है वो सारा का सारा काम करेगा कि भाई वो मेरा क्रेडिट स्कोर देखेगा, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू निकालेगा, मेरी प्रॉपर्टी पे लोन सैंक्शन करेगा, सारी की सारी सरदर्दी वो उठाएगा। मेरी ईएमआई प्रोसेस करने का काम उसका है। सिर्फ और सिर्फ जो पैसा है, जो फंडिंग है, वो एचडीएफसी बैंक से आएगी। तो एचडीएफसी बैंक कहेगा कि यार इसको 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, 8 लाख रुपए मैं दे रहा हूँ, 2 लाख रुपए तुम अपनी तरफ से डाल दो, 10 लाख रुपए का इसको लोन दे दो। उसके बदले में एचडीएफसी बैंक को मिल जाएगी इंटरेस्ट इनकम। जो उसने 8 लाख रुपए दिए थे उसके ऊपर जो इंटरेस्ट की कमाई है, वो सीधा सीधा चली गई एचडीएफसी बैंक के पास। जो हमारा इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस है, उसको 2 लाख रुपए के ऊपर इंटरेस्ट की कमाई मिल गई, और जो एचडीएफसी बैंक था उसने एटीएम बढ़वाया था, उसकी लोन बुक में जो इजाफा करवाया था, उसके बदले उसको एक मिली छोटी सी फीस। तो ये हो गया हमारे लिए कोलैबोरेटिव लोन, या ऑफ बुक एयूएम, या हम कह लेते हैं को लेंडिंग। तो ये तीनों टर्म्स में आपको देखने को मिल जाएगा। हर कंपनी इसको अलग तरीके से बताने की कोशिश करती है, बट सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप किसी बड़े बैंक या बड़े एनबीएफसी या किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ मिलकर लेंडिंग करते हो, आप अपनी रिसोर्सेज लगाते हो, पैसा उनका होता है, और उस पैसे के बदले में वो आपको एक छोटी सी फीस देने का काम करते हैं। चलिए, ये चीज भी हो गई। अब अगर हम इनके थोड़ा सा कस्टमर को समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर आते हैं 75%, और 25% है सैलरीड कस्टमर। तो ये लोग ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयड को इसलिए देने की कोशिश करते हैं क्योंकि इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग रिलेटिवली ऑन हायर साइड है। तो आपको थोड़ा सा ज्यादा रिस्की कस्टमर को केटर करना पड़ेगा। आपको उस कस्टमर को देना पड़ेगा जिसके पास एकदम रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मतलब जो सैलरीड एम्प्लॉय होता है उसके पास लिखित में होता है कि भाई मेरी महीने की पहली तारीख को 50,000 रुपए की तनख्वाह क्रेडिट हो जाएगी। तो जब आपको पता है कि यार ये इस कंपनी के साथ एसोसिएटेड है, इसकी सैलरी हर बार आनी ही आनी है, तो वो आपके लिए लेस रिस्की कस्टमर बन जाता है। वहीं अगर आप किसी किराने की दुकान वाले को होम लोन देते हो, तो उसका सारा का सारा जो इनकम है वो डायनामिक है। हो सकता है कि दिवाली वाले क्वार्टर में वो बहुत ज्यादा कमाई कर ले, हो सकता है श्राद्ध वाले क्वार्टर में उसकी कमाई थोड़ी सी कम हो जाए। तो उसकी इनकम में जो स्टेबिलिटी है वो उतनी नहीं है, तो उससे आप थोड़ा सा ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हो कि सैलरीड वाले को आप 8% पे दे दोगे, जो दुकानदार है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसको आप 10% पे दे दोगे। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। ऐसा कुछ डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है कि जो कंपनी सैलरीड एम्प्लॉय को दे रही है वो ज्यादा अच्छी है, या कोई सेल्फ एम्प्लॉयड को दे रही है वो ज्यादा अच्छी है। हर कंपनी का अपना बिजनेस मॉडल है, क्योंकि उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग अलग अलग है, उनके सोर्स ऑफ फंड्स अलग अलग है। तो जिस कंपनी के लिए जो चीज सही बैठती है वो उसको अपनाने का कोशिश करता है। इसमें कोई बिजनेस मॉडल में फ्लॉ नहीं है, ये बस वेरिएशन इन बिजनेस मॉडल है। चलिए, ये चीज भी हम समझ गए। अगर हम इनके इंटरेस्ट इनकम के बारे में बात करें, दैट वेंट अप बाय 30%, टोटल इनकम वेंट अप बाय 34%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाज अप बाय 36%, पैट वाज अप बाय 39%। देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 36% से बढ़ा, पैट 39% से बढ़ा। इसका मतलब सीधा सीधा क्या है कि जो हमारा क्रेडिट कॉस्ट थी वो नीचे चली गई, बोथ ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर एज वेल एज ऑन अ वाई लेवल। तो ये बहुत ही अच्छी बात हमें देखने को मिल रही है।
और अगर यही चीज अगर आप फुल ईयर बेसिस पे देखोगे FY24 वर्सेस FY25, तो हमें पता चलेगा पैट में 53% के आसपास का बूस्ट देखने को मिला है। आरओए आप पे इंक्रीज होकर 5.8% पे पहुंच गया है। आरओई 16.3% पे पहुंच गई है और अभी तो ये सिर्फ 2.9 टाइम्स लेवरेज पे पहुंचे हैं। देखो अब एक और कंपैरिजन कर लेते हैं होम फर्स्ट फाइनेंस और इंडिया शेल्टर के बीच में। होम फर्स्ट फाइनेंस आज के दिन ऑलमोस्ट 5 टाइम लेवरेज है। जो इंडिया शेल्टर हाउसिंग फाइनेंस है वो 3 टाइम्स लेवरेज है। ठीक है। आरओई का फर्क देखो आप। आरओई होम फर्स्ट फाइनेंस का आपको 17% पे देखने को मिलेगा, इनका 16% पे देखने को मिलेगा। बट इनके पास आरओई बढ़ाने का स्कोप कितना है? जनरली जो एनबीएफसी कंपनी होती है वो 7 टाइम्स लेवरेज तक जाती है। तो होम फर्स्ट फाइनेंस कैन गो फ्रॉम 5 टाइम टू 7 टाइम्स, बट इंडिया शेल्टर कैन गो फ्रॉम 3 टाइम्स टू 7 टाइम्स। तो इंडिया शेल्टर अभी अपने लेवरेज को 2 गुने से ज्यादा कर सकता है। तो अगर आपने अपने लेवरेज को 2 गुना कर लिया तो यू रीच एन आरओई ऑफ ऑलमोस्ट 30-35% के आसपास पे, जो एक बहुत ही बढ़िया नंबर है। तो यहाँ पर स्कोप ऑफ ग्रोथ भी ज्यादा है, आपके वैल्यूएशन मल्टीपल्स भी अच्छे हैं। आप देखो होम फर्स्ट फाइनेंस इज ट्रेडिंग एट अ मच प्रीमियम वैल्यूएशन देन द लाइक्स ऑफ इंडिया शेल्टर, जबकि इंडिया शेल्टर का ग्रोथ ज्यादा है, जबकि इंडिया शेल्टर की एसेट क्वालिटी सही ट्रेंड में जा रही है, जबकि इंडिया शेल्टर के पास स्कोप ऑफ इंप्रूविंग देयर आरओई इज आल्सो ग्रेटर। तो ये तीनों चीजें इंडिया शेल्टर के फेवर में जाती है इन कंपैरिजन टू होम फर्स्ट फाइनेंस फॉर ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस इन द कमिंग फ्यूचर। अब वो तो देखना पड़ेगा कि आप डिलीवर कर पाते हो या नहीं कर पाते हो, दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। बट अगर आप अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करो तो इंडिया शेल्टर के पास थोड़े से ज्यादा कंफर्ट है कि वो ज्यादा पेस पे ग्रो कर पाए इन कंपैरिजन टू हमारा होम फर्स्ट फाइनेंस। तो चलिए मोटा मोटी यही थी कहानी, हमने 2 हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कवर कर ली। इसके अलावा आज शाम को आपको एक अपडेट वीडियो और मिल जाएगा, उसमें हम थोड़ी सी चेंजेस करने वाले हैं हमारे किस तरीके से हमारी वीडियोस आ रही हैं उसके ऊपर। तो उसके तो अभी क्या बात करनी है उसके बारे में, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।